जो पहला क्वेश्चन है या फिर कहें जो पहला टॉपिक है वो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान पारित अधिनियम। हम एमसीक्यू बेस्ड चलाएंगे ये सीरीज़ और कोशिश करेंगे कि आपके सारे चैप्टर क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 किस उद्देश्य से पारित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना या फिर भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, या ऑप्शन सी है भारत में कंपनी के कार्यों को विनियमित करना यानी रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना। तो इसका उत्तर आपको दिख रहा है ऑप्शन सी। इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए व्याख्या क्या कह रहा है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था जिसका उद्देश्य भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करना था यानी कंट्रोल करना था, क्योंकि कंपनी भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। देखिए सन 1770 में जब भारत में अकाल पड़ा तो इससे क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था वो चरमरा गई। इससे क्या होगा, अंग्रेज़ों को भी नुकसान होगा और इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड का आपका जो 10 लाख पाउंड का ऋण लिया था या कर्ज लिया था वो नहीं दे पाए, अपने को दिवालिया घोषित कर लिया। लेकिन अगर हम देखें कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो निजी व्यापार अपना कर रहे थे, यहाँ के लोगों से या यहाँ के व्यापारियों से वो एक तरह से तोहफे या गिफ्ट्स लेते थे और साथ में अपना प्राइवेट अपना जो भी प्रैक्टिस है वो करते थे, जिससे क्या हो गया, कंपनी को राजस्व का भारी नुकसान हुआ। लेकिन जो अधिकारी थे उनकी संपत्ति में क्या हुआ, अकूत वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा संपत्ति कमा रहे थे। इंग्लैंड में देखा गया कि ये जितने भी अधिकारी थे ये और रिच होते जा रहे थे। तो इसका सीधा सा कारण था कि कंपनी के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार फैला हुआ था। बंगाल में अराजकता हुई, जैसा कि बताया सन 1770 में अकाल का दौर था और साथ में आपने देखा होगा यहाँ पर दोहरे शासन की नीति प्रणाली या फिर क्या बोलेंगे नीति, ड्यूअल गवर्नमेंट शिप चला दी गई थी बंगाल में, जिससे क्या हुआ कि जो दीवानी राइट्स थे वो तो चले गए आपके किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाकी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो गया आपका नवाबों के पास। इससे क्या हुआ, इनडायरेक्ट तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंट्रोल कर रही थी, दिखाने के लिए उन्होंने नवाबों को क्या दे दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया था। बाकी जितना भी दीवानी के राइट्स थे, बैटल ऑफ बक्सर सन 1764 के बाद जब सन 1765 आया तो इनको इनके बंगाल में सारे दीवानी राइट्स मिल गए थे, इनको व्यापार करने का पूरा अधिकार मिल गया था। तो एक तरह से इन्होंने क्या किया, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल और जो ट्रेड का कंट्रोल था वो अपने में ले लिया था। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। आगे बढ़ें, आगे बात करेंगे आपका कि क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया? तो ऑप्शन ए है आपका पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784, चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। जो बंगाल के गवर्नर थे, अगर मैं इंडियन मैप देखूं, इंडियन मैप के पर्सपेक्टिव से जानूं, तो यहाँ पे आपका कहीं पे बंगाल होगा। उस समय का बंगाल आपको मालूम है काफ़ी बड़ा था, ठीक है। उसमें आपका आज का बांग्लादेश हो गया और आपके बिहार वाले क्षेत्र और नीचे उड़ीसा वाले क्षेत्र भी आएंगे, और ये इस तरफ आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी होगी और इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बंगाल के गवर्नर को, जो यहाँ पे गवर्नर थे, इनको गवर्नर
को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग आपके पहले गवर्नर जनरल होंगे। किस कारण? सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण। इससे क्या होगा? यहाँ के गवर्नर का ज़्यादा प्रभाव होगा, ज़्यादा प्रभुत्व होगा, बजाय किनके? बॉम्बे के गवर्नर और आपके मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, इनसे ऊपर ही इनको रखा जाएगा। एक तरह से इनको एक्स्ट्रा पावर दे दी गई। और इसके अलावा अगर हम देखें, हाँ, तो ये पावर दे दी गई। ये डिमांड पर्सनली क्या दर्शाती है? मतलब ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि बंगाल का इन्फ्लुएंस कितना था यहाँ की पॉलिटिक्स और इस कंट्री की अर्थव्यवस्था पर। तो गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन गए? आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी पूरा कंट्रोल इनका अपने आप इनके पास चला गया, पूरे भारत का, पूरे भारत का ही कहेंगे। जब इन्होंने बंगाल जीत लिया है तो ये भारत भी जीत लेंगे आगे चलकर। अब रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन है बम्बई, बी मद्रास, सी दिल्ली या डी कलकत्ता। तो जैसे कि बताया, इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा किनका रहेगा? बंगालियों का रहेगा। इन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में बैठी हैं उनके अधिकारियों का रहेगा। तो आपका ऑप्शन डी उत्तर होगा। इसके तहत सन 1774 में, ध्यान रखिएगा, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद 1 साल बाद आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होगा, ठीक है, स्थापित होगा। अब ये स्थापित होने के बाद इसका मूल कारण स्थापित होने का क्या था? क्या वो हमें जस्टिस दिलाना चाहते थे, भारतीयों को न्याय दिलाना चाहते थे? नहीं, यहाँ के भ्रष्टाचार को रोकना। आपने गवर्नर जनरल तो बिठा दिया बंगाल का, साथ में आप सुप्रीम कोर्ट को भी बैठाएंगे ताकि आपके जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है या जो अपना निजी व्यापार कर रहे हैं या थोड़ा बहुत कहें तो ये यहाँ के व्यापारियों को भी थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाएगा। बाकी ऐसा इसमें कुछ था नहीं स्टार्टिंग में, जो भी सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। इस अधिनियम को प्रॉपरली ये भारत में पारित हो पाए, इसकी इसकी कोशिश रहेगी। ये पूरी कोशिश करेगा सुप्रीम कोर्ट उस वक्त में। अगर मैं आगे बढ़ूँ, आगे देखें, आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 ने किस निकाय की स्थापना की जिसने भारत में कंपनी के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन किया? तो क्या ये स्थायी समिति थी, या आपका ऑप्शन बी निदेशक मंडल था, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या ऑप्शन सी नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या ऑप्शन डी आपका कार्यकारी परिषद? तो इसका भी उत्तर है ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया? इसने किया ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत। हालांकि ड्यूअल गवर्नमेंट आपका शुरू हो चुका था। इसमें क्या था ये जान लेते हैं। इसने क्या किया कि आपका जो व्यापारिक मामलों का जो संभालना होगा वो तो रहेगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन जो राजनीतिक होंगे या प्रशासनिक जो मामले होंगे वो आपका देखेगा कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि राजनैतिक और जो भी आपके प्रशासन से संबंधित मामले होंगे वो आपके देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिक्स अफेयर होंगे इंडिया में उस समय के बंगाल में, वो कौन देखेगा? वो देखेगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके अलावा
अगर बात करें आपका फिफ्थ क्वेश्चन की, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र कहा? ये है आपका ऑप्शन ए चार्टर एक्ट सन 1793, पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, ये चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सीधा सा उत्तर है सन 1784। इसमें क्या हुआ, जब इन्वॉल्वमेंट हो गया पॉलिटिक्स में, आपने बना दिया आप ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो पॉलिटिक्स में और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासनिक मामलों में आपने क्या किया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सीधा दिख रहा है आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना रहे हैं, तो इसका मतलब होगा क्या कि अब प्रशासन पर और यहाँ की पॉलिटिक्स पर पूर्ण नियंत्रण चाहती है कौन? ब्रिटेन में बैठी सरकार। वो नहीं चाहेगी कि जैसे अमेरिका में क्रांति आई थी इससे पहले वो भारत में भी देखने को मिले। जिस तरह से अमेरिका में बैठे अंग्रेजी जो शासक थे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, किनके लिए? ब्रिटिश सरकार के लिए, जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी उनको प्रॉब्लम दे रहे थे। वो प्रॉब्लम ये यहाँ फेस ना करे, इस वजह से इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, साथ में गवर्नर जनरल भी बना दिया बंगाल के गवर्नर को, जो सीधा सीधा क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा आपके किसको? ब्रिटिश सरकार को। तो ये लोग अब यहाँ का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखेंगे। तो इसका मतलब होगा आपका क्या? पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। इसी से स्पष्ट होता है क्या कि पिट्स इंडिया एक्ट बताता है ब्रिटिश सरकार के भारत में कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का स्पष्ट इरादा। ठीक, और अब आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 किस कारण महत्वपूर्ण है? सन ये आया था आपका 1813 में, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए था? इसका मुख्य उद्देश्य होगा कंपनी के जो व्यापार हैं उसको, उसके एकाधिकार को समाप्त करना। अब क्या होगा, सन 1790 के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चरम पर होगा। अब और व्यापारी भी चाहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, जो ब्रिटेन में बैठी ब्रिटिश सरकार के अंडर में जो अदर व्यापारी होंगे उस देश के, वो चाहेंगे कि जो मुनाफा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कमा रही है वो हमें भी मिले, हम भी मुनाफा कमाएं और अपने देश पहुंचाएं। इसको ध्यान में रखते हुए जो इनकी मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, या जो इसका एकाधिकार था, वो 1873 के चार्टर एक्ट से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, अब इसके जो प्रमुख कारण होंगे, 1813 का जो चार्टर एक्ट होगा उसमें क्या होगा, जो मुक्त व्यापार की जो नीति होगी उसमें क्या होगा, जो ब्रिटेन में व्यापारी बैठे हुए उनको भारत में न्योता दिया जाएगा। और दूसरा जो इसका कारण है इस एक्ट को लाने का, ये था कि जो ब्रिटेन में बैठी सरकार है वो केवल इंडिया को यानी कि हमारे भारत को व्यापारिक केंद्र के तौर पर नहीं देखना चाहती थी, वो इसको एक तरह से अपने लिए राजस्व स्रोत के रूप में भी देखती थी। राजस्व स्रोत, और एक तरह से ये एक उनका मार्केट हो गया था जहाँ से उन्हें पैसा भर भर के मिले। कौन सा? भारत का देश या भारत का जो मार्केट है, इससे इनको राजस्व मिलता रहे। तो यही प्रमुख कारण है। एक और जो प्रमुख कारण होगा वो होगा यहाँ ईसाई मशीनरी को भेजना। इसमें क्या होगा, भारत में वे अपने धार्मिक और जितने भी परोपकारी कार्य होंगे उनको ये क्या करेंगे, इस एक्ट के थ्रू आधिकारिक अनुमति भी देंगे। तो ये तीन कारण होंगे जो हमारे जानने में आएंगे, जहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि इसमें आपका शिक्षा पर भी थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया जाएगा।
तो शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो उस वक्त उस समय 1 लाख रुपए जो दिया गया था, जो राशि दी गई थी, वो शिक्षा में खर्च होनी थी 1813 के एक्ट के अंडर में। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, चार्टर एक्ट किस कारण महत्वपूर्ण है। पहला है, इसने भारत के लिए एक लिखित संविधान प्रदान किया। दूसरा है, इसने भारत में कंपनियों का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया। फिर है, इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी। या इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। नहीं, ये बाद में आएगा, ये भी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। पूरी तरह, यहाँ पे देखिए ये जो शब्द है ना, इस शब्द ने इसका मतलब ही बदल दिया। हाँ, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का उद्देश्य भी होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो ये भी जाएगा। इसके बाद ऑप्शन ए देख लो, इसने भारत के लिए एक लिखित संविधान क्या किया, लिखित संविधान प्रदान किया। तो नहीं, ये भी नहीं होगा। ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी। जैसा बताया था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार और प्रसार की अनुमति मिलेगी, साथ में शिक्षा में भी थोड़ा बहुत खर्च किया जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर जब ईसाई मिशनरीज आएंगे तो क्या करेंगे, वो डिमीन करेंगे हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। यानी कि जो यहाँ पे आपकी जो गुरुकुल शिक्षा होती थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, या जो वेदों से के द्वारा जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था, उसको ये थोड़ा हीन भावना से हमको दिखलाने की कोशिश करेंगे। ये कौन, ईसाई मिशनरीज। और ये प्रमोट करेंगे आपका इंग्लैंड में जो शिक्षा देते हुए ये आ रहे हैं, या जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। वरना पहले हर गांव में एक वैदिक स्कूल भी हुआ करता था, अगर आपकी जानकारी में हो तो। कमेंट में बताइएगा आपको क्या इसके बारे में मालूम है। उसके बाद प्रश्न 7 देखेंगे, किस अधिनियम ने भारत में शिक्षा के संवर्धन के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित करी। तो अभी बताया था, तो ये होगा चार्टर एक्ट 1813। तो यह प्रावधान भारत में आधुनिक शिक्षा विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया गया था 1813 से। प्रश्न 8 है, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो आपको सीधा सा माइंड में आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो थोड़े से आपके मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के पर्सन नहीं थे, थोड़ा उदारवादी थे। तो ये पहले आपके क्या बनाए जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आएगा आपका चार्टर एक्ट 1833। आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत भी किया गया था। इनके द्वारा काफ़ी कानून ऐसे बनाए गए थे जो समाज में जिनसे सुधार हो सके। तो इनका जो समय काल है वो लगभग इसी के दौरान आता है। तो 1833 में इनको लॉर्ड विलियम बेंटिक को आपका क्या बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। तो चार्टर एक्ट के ही अंडर में वो क्या बनाए जाएंगे, आपके भारत के गवर्नर जनरल। तो कह रहा है, व्याख्या क्या कह रहा है, यह अधिनियम विकेंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे। तो जैसा कि बताया, इनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा। तो इनको सुपीरियोरिटी दी जाएगी, इनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी और पूरा कंट्रोल भारत का ये संभालेंगे। अब ये क्या बना दिए गए हैं, ये बना दिए गए हैं आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद देखेंगे भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होंगे आपके, ऑप्शन सी। 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत ये आपके क्या होंगे, आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आगे बढ़ें, आगे देखें प्रश्न संख्या 10 देखिए, किस
अधिनियम द्वारा कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य या लॉ मेंबर को जोड़ा गया था। तो क्या ये चार्टर एक्ट सन 1793 था, ये चार्टर एक्ट 1813, ये चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1853? तो इसका उत्तर यही होगा आपका 1833। कहाँ गया 1833? तो चार्टर एक्ट 1833 के ही द्वारा क्या होगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य होगा, लॉ मेंबर होगा। और ये सबसे पहले कौन होंगे? ये होंगे आपके लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को पहले कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। किसके तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम ने क्या किया? कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक भारतीय विधि आयोग की भी स्थापना की थी। यानी कि अब एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा जिसको फॉलो किया जाएगा, जिसे लॉ के तौर पर देखा जाएगा। वो किसके अंडर में देखा जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 के। अब प्रश्न संख्या कह रहा है 11, किस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया? तो कौन सा एक्ट होगा जो एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त करेगा? क्या वो चार्टर एक्ट 1813 होगा, या वो चार्टर एक्ट 1833 होगा, या चार्टर एक्ट 1853, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1834? तो आपको, आपके पास ऑप्शन है ये तीनों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर बी, 1833। इसने क्या किया? इसने कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे, उन मोनोपोली थी, उनको समाप्त कर दिया। और साथ में अच्छा, इससे पहले जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो ये कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी चाय तथा चीनी नहीं, हाँ चीन, चीन यानी कि देश, यानी कि चाय पर जो भी व्यापार होगा भारत में वो कौन देखेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। बाकी जगह नहीं, बाकी जगह बाकी व्यापारियों के लिए रास्ते खोल दिए गए थे, बाकी फील्ड्स में, बाकी क्षेत्रों में। साथ में चीन से जो व्यापार होना था उसका भी कंट्रोल किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, 1813 के एक्ट के तहत। लेकिन जैसे ही 1833 का एक्ट आता है तो क्या होगा? इस एक्ट से ये जो मोनोपोली थी, ये भी जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समय तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर होगा। जो बाहर औद्योगिक क्रांति होगी, ब्रिटेन में जो आपका सामान बनाया जाएगा उनको भारतीय बाज़ारों में पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ब्रिटिश सरकार की जेब में पैसा जाए। ठीक, तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है उसे धीरे धीरे उसकी ताकत को कम किया जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको पूरी तरह से हटाकर सीधा ब्रिटेन की सरकार यहाँ पर राज करेगी। तो यही इसके मूल कारण थे। और साथ में क्या, इसका जो एक और कारण जानने में आता है वो आता है आपका साम्राज्यवादी एकीकरण। यानी कि जो ब्रिटिश क्षेत्र थे भारत में, उनमें जो प्रशासनिक और विधायी के जो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता थी वो महसूस की गई थी। और क्या हो, जिससे कि पूरे भारत में एक समान कानून बनाए जा सके। आप देखेंगे यहाँ तक आप ब्रिटिश सरकार ने आपका मराठाओं से भी लोहा ले लिया था, और साथ में किनसे? मुगल तो उन्होंने नवाब तो उन्होंने पहले ही हटा दिए थे। मराठियों के साथ भी उनकी ट्रीटीज़ हो गई थी, लास्ट में उन्हें हटा भी दिया गया था। एक पेंशन दे दी गई, बस उसके तौर पर वो जीते रहे, जैसे भी रहे अपना गुजारा भत्ता करते रहे। साथ में इन्होंने अफ़गानियों को भी परेशान किया, और
इधर आपका बर्मा में भी ये इन्वॉल्व रहेंगे। इस वक्त तक ये अपना विस्तार करते हुए नजर आएंगे। कब? 1833 के आसपास। तो इनका जो क्षेत्र रहेगा उसको फैलाना, साथ में उसका केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन करना। तो यही मोटिव कहाँ दिखता है? 1833 के एक्ट के अंडर में दिखता है, जिससे ये पता चलता है कि ब्रिटेन में बैठी जो सरकार है वो यहाँ के प्रशासन और यहाँ का विधायी केंद्रीकरण की उनको आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि पूरे भारत में एक समान कानून की स्थापना हो। ये ना हो कि बंगाल में कुछ और कानून चल रहा है, आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कुछ और। इससे प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती हैं। इससे क्या होगा? जैसा अमेरिका में था वैसा यहाँ ना हो। फिर से कह रहा हूँ, अमेरिका में भी जहाँ वहाँ सरकार की जो नीतियाँ थी वो बहुत बेकार नीतियाँ थी। वो हुआ ये, अगर मैं उसके पीछे के उसमें जाऊँ, उसके बैकग्राउंड में जाऊँ, बैकग्राउंड स्टोरी में जाऊँ रेवोल्यूशन की, तो इन्होंने सरकार ने काफ़ी सारे तो टैक्स लगाए थे वहाँ जो व्यापार कर रहे थे आपके अमेरिका में। और साथ ही साथ इन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे थे अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी अमेरिका में व्यापार करते हुए। तो इन ये जो सरकार थी, ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार, ये बिल्कुल अनसुना कर रही थी, केवल टैक्स ले रही थी। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स व्यापारियों को आती है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। साथ में ब्रिटिशर्स भारत में जितनी भी लड़ाइयाँ कर रहे थे उसका खर्च भी अमेरिका के व्यापारियों से लिया जा रहा था। इस वजह से इन चीज़ों से ही ये क्रोधित होकर व्यापारियों ने, या फिर जो वहाँ के अधिकारी थे जो ब्रिटिशर्स ही थे, उन्होंने अपनी ही सरकार के अगेंस्ट क्या किया? एक रेवोल्यूशन या क्रांति लाए, जिससे क्या हुआ? अमेरिका आज़ाद हुआ। अब यही 1833 के एक्ट में देखा जाएगा। यहाँ क्या बनाए जाएंगे? एक समान नियम बनाए जाएंगे पूरे देश पर, जो कि क्या करेंगे? आपके ब्रिटेन के कंट्रोल को दर्शाएंगे, वहाँ की सरकार के कंट्रोल को दर्शाएंगे, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को किनारे कर दिया जाएगा। मतलब काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया भारत में शासन करना किसी विदेशी द्वारा, लेकिन बाद में कंट्रोल उनसे ले लिया जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ पर मोनोपोली भी खत्म हो गई। आगे देखें, कह रहा है प्रश्न संख्या 12 कि किस अधिनियम ने भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया? तो ये है आपका 1853 का एक्ट, चार्टर एक्ट 1853, जिसने कि क्या किया? जो सिविल सेवा थी उसमें भारतीयों को भी शामिल होने का मौका दिया। लेकिन क्या था इसमें 1833 में? यहाँ पर देख रहे हैं आपके, हालांकि 1833 में भी प्रयास हुआ था जो असफल रहा था। ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। हम जब कमीशंस पढ़ेंगे, आपके जो भी कमीशन आपके शिक्षा से रिलेटेड होंगे या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड होंगे, चाहे अदर कमीशंस होंगे, उनको एक साथ देखेंगे, वहाँ ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। उसके बाद प्रश्न संख्या आपकी 13 आती है, जिसमें लिखा गया है कि किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया है आपका सन 1781 के नाम से भी जाना जाता है। तो 81 है, तो 81, तो यहाँ पर ये होना चाहिए था। नहीं, इसमें तो है ही नहीं कोई। नहीं, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नहीं है। इसमें था, ये आप पढ़ते नहीं हैं, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटरी एक्ट बोलते हैं इसे, डिक्लेरेशन वाला एक्ट सन 1781 का। ये आया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट से पहले। पिट्स इंडिया एक्ट जब सन 1784 में आया था, उससे 1-2 साल पहले ही ये देखा गया था। इसे हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा गया था। तो ये डिक्लेरेटरी एक्ट को कहा गया था। इसने लिखा भी है, ये देखिए,
ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, जो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 था उसमें काफ़ी कमियां थी। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए था, भ्रष्टाचार, और साथ में इसने क्या किया, आपका जो गवर्नर थे बंगाल के, उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर सके। लेकिन उनके पास इतनी शक्तियाँ थी नहीं। ये एक्ट लाने के बावजूद भी भ्रष्टाचार रुका नहीं था। वो अपना निजी व्यापार कर रहे थे, वहाँ के अधिकारी, कंपनी के अधिकारी, ठीक है। तो ये वाला जो एक्ट था ये सुधार के लिए लाया गया, लेकिन विफल रहा। इसके बाद आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब आगे बढ़ें। कह रहा है, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के लिए एक विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया था? तो आपका होगा ये ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए है 1833, बी है चार्टर एक्ट 1853, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका उत्तर जैसा दिख रहा है 1853। इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि इस अधिनियम ने एक अलग भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की, जिसने विधायी शाखा के रूप में काम किया। तो ऐसा देखा गया 1853 के, कहाँ गया, 1853 के अधिनियम के अंडर में। तो इस एक्ट जो 1853 का एक्ट था, इस एक्ट में पहली बार जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में क्या हुआ, उसकी परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब जो कानून बनाने वाले होंगे वो अलग होंगे इनकी परिषद में, गवर्नर जनरल की, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, जो शासन चलाने का काम करेंगे, वो अलग होंगे, वो मेंबर्स अलग होंगे। और साथ में यहाँ पर क्या बताया गया था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय विधान परिषद, इसमें आपके 6 सदस्य होंगे। इसमें 6 सदस्य जोड़े गए। इसे आप एक छोटी संसद के तौर पर भी देख सकते हैं। इसे छोटी संसद के तौर पर भी क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। अब जैसा कि मैंने बताया था, ओपन कंपटीशन यहाँ पे शुरू किया गया था, जिसमें क्या भारतीयों को समान अवसर मिले। और ये जो भी आपका ओपन कंपटीशन था, ये किसकी रिपोर्ट के आधार पर इसको ओपन कंपटीशन रखा गया था, मतलब भारतीयों के लिए ये भारतीयों के लिए एक मौका दिया गया था। तो ये एक मैकाले की रिपोर्ट थी, उनके अनुसार ही ये चीज़ें आगे चलाई गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी, जहाँ भारतीयों को भी रखा गया था। और दूसरा इसमें था कि कंपनी का जो शासन रहे वो जारी रहे, लेकिन इस बार जैसा कि हम 1813, उससे पहले अगर जाएं तो 93, 1893, फिर 1833, आप देख रहे हैं 20-20 साल का गैप है। इन सब में ही कंपनी को 20-20 साल आगे रूल करने का या फिर यहाँ आपका व्यापार करने का मौका दिया गया था। लेकिन जब 1853 का एक्ट आया तो आगे ये निर्धारित नहीं किया गया कि कंपनी आगे कितने साल तक शासन करेगी। तो कंपनी शासन आगे कितने साल तक रहेगा, इसमें इस चीज़ का प्रावधान रही नहीं था। तो इससे साफ पता चलता है कि अब ब्रिटेन में बैठी सरकार चाहेगी कि कंपनी अब पूरी तरह से हट जाए। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो ये बताएंगी कि यहाँ से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका सफाया कैसे होगा और क्राउन रूल किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने फिक्स नहीं किया कि कितने साल आगे अ, आपका कंपनी रूल चलेगा। तो सीधा सा मतलब है कि अब वो जानबूझकर या यूं कहें कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि आपका कंपनी ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाए और क्राउन रूल यहाँ आ जाए। अब क्वेश्चन 15 है आपका, प्रश्न संख्या 15। ये कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा
मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया था। तो जैसा कि बताया गया था, जब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया जाएगा तब रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के तहत, तो तभी से ही आपका क्या होगा, जो बम्बई में बैठे गवर्नर हैं और मद्रास में बैठे गवर्नर हैं, उनकी पावर वैसे ही कम हो जाएगी जब आप गवर्नर जनरल बना देंगे, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, इन्हीं इसी एक्ट के अधीन लाया जाएगा सन 1773 के। तो इसका उत्तर होगा बी, सन 1773 का जो एक्ट होगा उसके अंडर में ही आपका क्या होगा, जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो वो होंगे आपके गवर्नर होंगे या फिर जो वहाँ पे अधिकारी होंगे, उनको इनके अंडर में लाया जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में लाया जाएगा। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे हम देखेंगे आगे के 15 क्वेश्चन जो इसी से ही रिलेटेड होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।